आवाज आ रही है अभी बच्चों? यस सर। अच्छा जी, राघवन जी नमस्ते। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? लीनियर मोमेंटम ना। तो हमने ये समझ लिया था कि मोमेंटम को चेंज करने के लिए या तो फोर्स लगनी चाहिए एक्सटर्नली या एक्सटर्नल इम्पल्स लगना चाहिए, और अगर ये दोनों ही ना लगे तो किसी भी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व्ड रहता है। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, इसको हमने कहा था, इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहते हैं। और इसको अगर हम बहुत सिंपल टर्म्स से समझना चाहें तो हम ये कह रहे हैं कि अगर एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल इम्पल्स की कमी है, एब्सेंस है, तो फिर जितना लीनियर मोमेंटम था उतना ही रहेगा, ये बात ध्यान रखना है ना। यानी कि वो बदलेगा नहीं, यानी वो ज़ीरो था तो ज़ीरो रहेगा, और कोई सर्टेन मैग्नीट्यूड का किसी सर्टेन डायरेक्शन में था तो उतना रहेगा। तो इसके एग्जांपल से लेते हैं, है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना, ये हेडिंग लिख लेंगे, एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल जो है वो है रिकॉइल ऑफ ए गन। अच्छा, अब इसको हम रिकॉइल ऑफ अ गन की तरह स्टडी भले ही कर रहे हैं, बट इसमें जो इसके कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत सारी जगह अप्लाई हो जाते हैं, तो वो हम एक साथ देखते चलेंगे, ठीक है ना। तो गन फायर करती है तो रिकॉइल होता है, ये बात समझ सकते हो? यस सर। ठीक है ना। तो ये रिकॉइल क्यों होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक बहुत बेसिक सी गन बना लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। और इस गन में जो बुलेट होती है, यानी जो प्रोजेक्टाइल होता है, उसके पीछे एक प्राइमर लगा होता है। वो प्राइमर बेसिकली वैसा ही होता है जैसा आपने वो चिटपटी कहते हैं जिसको दिवाली में चलाते हैं, वो चिटपट चिटपट चलती है गन से। वो एक दिवाली वाली गन होती थी ना बच्चों के पास, जिसको चलाते हैं तो वो उसमें एक लंबी सी पट्टी रेड कलर की होती है, जिसको वो एक हैमर से स्ट्राइक करते हैं तो वो पट पट की आवाज़ आती है, यस सर। है ना। तो यस हाँ, सर। वो बिल्कुल वो वैसा ही कुछ, जो अगर आप कोई कारतूस देखोगे, गन का कार्ट्रिज जो होता है, तो उसके पीछे भी क्या होता है, एक प्राइमर होता है ना। और उस प्राइमर को एक हैमर से, हैमर यानी पिन होती है, तो वो पिन बेसिकली क्या करती है जाके, मतलब ये अगर आप ऐसे देखोगे तो ये बुलेट का पीछे का हिस्सा होता है ना। अगर आप बिना फायर की हुई बुलेट होगी तो वो इस तरह का शेप होगा, ऐसा। ये पूरा हिस्सा मेटल होगा, इसके अंदर बारूद भरा होता है, और यहाँ पीछे प्राइमर होता है, एक इस तरह का डॉट बना होगा। इस डॉट पे आके वो पिन हिट करती है तो अंदर एक एक्सप्लोजन होता है। मतलब बेसिकली इस प्राइमर ने क्या किया, वो चिंगारी पैदा की, स्पार्क पैदा किया। उस स्पार्क से यहाँ जो गन पाउडर था वो बर्न होगा, और बहुत सारी गैसेस जो हैं वो प्रोड्यूस होंगी। अब ये गैसेस क्या करेंगी, ये गैसेस यहाँ पे जो, जिसको हम प्रोजेक्टाइल पार्ट कहते हैं, जैसे मानो ना ये वाला हिस्सा जो है हमारा, ये प्रोजेक्टाइल पार्ट है जो आगे निकल जाएगा, ये आगे चला जाएगा। ये तो खाली केस है, ये तो उड़ जाएगा, गन से बाहर आ जाएगा। अब ये क्या लेकर गया अपने साथ, क्या लेकर गया, तो हम कहते हैं ये अपने साथ मोमेंटम लेकर गया। क्या लेकर गया बेटा, आगे क्या ले गया? मोमेंटम। मोमेंटम। लेकिन गन का मोमेंटम था कितना पहले, चलाने से पहले कितना था? 0। जीरो। तो अब ये जो रिवर्स मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम को तो जीरो रखना है, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मानते हो ना। तो जितना मोमेंटम ऑपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हुआ, है ना, एक्शन रिएक्शन की तरह, वो ये मोमेंटम किसको मिलेगा? गन को। और ये मोमेंटम किसे मिला? बुलेट को। ये बात समझ सकते हो? और ये वाला मोमेंटम जो गन को मिला है, ये क्या प्रोड्यूस करता है? रिकॉइल। बात समझ सकते हो इस बात को? यस सर। अच्छा, गन को मोमेंटम क्यों मिला? बिकॉज जो भी हुआ गन में वो इंटरनली हुआ, ये बात मानते हो?
हाँ सर। ठीक है, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स तो कहीं से किसी पे लगी ही नहीं। नहीं सर। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास दो पार्टिसिपेंट्स थे, गन एंड बुलेट। ठीक है, ये हमारे हुए सिस्टम के पार्टिसिपेंट। इनके पास इनिशियल मोमेंटम कितना था? इनिशियल मोमेंटम कितना था? जीरो। जीरो था। ठीक है, तो इनके पास हमेशा नेट मोमेंटम कितना रहना चाहिए? जीरो। ठीक है ना? अच्छा, अब वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स यानी कि बुलेट इस सिस्टम से अलग हो गया, क्या लेकर? इसको हम कह देते हैं मोमेंटम वन, P1 वेक्टर लेके अलग हो गया। ठीक है, तो फिर गन को भी कुछ मिला होगा, क्या मिला होगा? P2 वेक्टर। मैंने जानबूझ के एरो इस तरफ लगाया, बट आप समझ सकते हो। तो P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर मिलके हमेशा कितने होने चाहिए? सर वो राइट साइड क्यों पॉइंट? नहीं, राइट तो मैंने ऐसे बेटा ना, डिफॉल्ट डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव ले लिया। ठीक है ना, तो मैंने P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर इसीलिए लिख पाया ना, क्योंकि दोनों का डिफॉल्ट डायरेक्शन मैंने सेम लिखा है ना? तो ये इक्वेशन समझ रहे हो? मुझे पता नहीं, मैं से मान लो कि हम तो इतने भोले हैं, हमें पता ही नहीं गन किस डायरेक्शन में जाएगी, तो हमने तो डिफॉल्ट डायरेक्शन दोनों का पॉजिटिव लिख दिया है ना। तो P1 प्लस P2 जीरो होना चाहिए, मानते हो? तो यहां से हमारे पास P1 बराबर माइनस ऑफ P2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और माइनस साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है? कि रिकॉइल जो भी होगा पीछे होगा वो होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी द पार्ट ऑफ द सिस्टम विच इज रिकॉइलिंग विल रिकॉइल इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू इन द दी पार्ट ऑपोजिट लीविंग द डायरेक्शन। सिस्टम। ये बात ठीक है ना? ओके सर, समझ सकते हैं ना? बिल्कुल सर। तो रिकॉइल क्यों ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये बात क्लियर हो गई यस सर। है ना? अच्छा, सिर्फ गन और इसका एग्जांपल नहीं, आप और भी कोई एग्जांपल ले लो। जैसे मान लो कैट सिटिंग ऑन अ टेबल ले लेते हैं। एक टेबल है और टेबल के ऊपर बिल्ली बैठी हुई है। ठीक है, कैट सिटिंग ऑन अ टेबल, ये हमने ले लिया। अच्छा, मान लेते हैं कि टेबल एक फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे है। वैसे तो टेबल फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे नहीं हो रखी होती है, बट अज्यूम कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, बात ठीक है ना? अच्छा, अगर कैट जंप कर जाए इस तरफ, टेबल का क्या होगा? सर वो लेफ्ट साइड वो इधर मूव ऑपोजिट होना डायरेक्शन शुरू में हो चलेगा। जाएगी। ये बात समझ रहे हो ऑपोजिट मेरी? डायरेक्शन। पक्की बात? ठीक है ना? यस सर। तो ये भी एग्जांपल जो है ये हमारा रिकॉइल की तरह ही हुआ बिल्कुल। हाँ सर। कैट प्लस टेबल सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम कितना था? जीरो। जीरो। था। ठीक है ना? तो टोटल मोमेंटम हमेशा ही जीरो रहना चाहिए। तो कैट ने इंटरनल फोर्स लगाकर अपना एक मोमेंटम एक्वायर कर लिया टुवर्ड्स राइट। सो इन ऑर्डर टू कॉम्पनसेट दैट, टेबल को किधर मोमेंटम एक्वायर करना पड़ेगा? लेफ्ट। लेफ्ट में। लॉजिक समझ में आ रहा है? सर मान लो फ्रिक्शन होता तो फिर तो वो टेबल हम लोग टेबल एक्सटर्नल। हाँ, तो जो टेबल होती है, फ्रिक्शन होता तो क्या होता? इसको इस तरह सोचते हैं। जनरली क्या होता है, टेबल को हम मजबूती से जमीन पर रखते हैं और नीचे वो रबर के ग्रिप्स लगा देते हैं। ठीक है ना? ये देखें आपने यस सर। पैरों के नीचे, ताकि एक तो हमारी जमीन भी खराब नहीं हो, है ना? तो जब ऐसे में कैट उछलेगी तो आप देखोगे टेबल इस तरीके से स्वे करके रह जाएगी। स्वे समझ लो, दाएं बाएं जाके ऐसे हिल के रह जाएगी, ऐसे ऐसे वाइब्रेट होके रह जाएगी, है ना? यस सर। ऐसा क्यों हुआ? किसने रोक लिया? फ्रिक्शन फ्रिक्शन ने। ठीक है ना? तो जब कूदे उस वक्त तो अपना काम सही किया। ठीक है ना? ये बात समझो कि फ्रिक्शन एकदम से अपीयर नहीं होगा। फ्रिक्शन तब अपीयर होगा जब टेबल चलने की कोशिश करेगी। फ्रिक्शन कब अपीयर होगा? टेबल चलने की चलने की कोशिश कोशिश करेगी। तो बिल्ली तो अपना काम कर गई, उसने तो जैसे ही कूद लगाई वैसे ही टेबल के पास क्या आ गया? मोमेंटम। मोमेंटम। टेबल ने क्या करने की कोशिश की? चलने की चलने की कोशिश होते ही कौन अपीयर हुआ नीचे? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन ने किसे रोक लिया? टेबल को चलने से रोक लिया। ये बात समझ रहे हो ना? सर मतलब वो एक्सटर्नल फोर्स है ना? वो एक्सटर्नल फोर्स का काम करेगा, बिल्कुल सही है ना? पक्की बात। अच्छा, यहाँ पे अब क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा है बेटा, तो यहाँ पे अगर मान लो मैं आपसे कहूँ कि एट द इंस्टेंट व्हेन द कैट इज जंपिंग ऑफ द टेबल, क्या सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड है? आप यस कहोगे या नो कहोगे? एट द इंस्टेंट, आंसर इज एक्चुअली यस। ठीक है ना? सर क्यों? हाँ, मैं वही समझा रहा हूँ। जब तक टेबल ने चलने की कोशिश नहीं की, क्या तब तक फ्रिक्शन अपीयर हुआ? यस और नो?
sir. Got it. ठीक है ना? तो टेबल ने चलने की कोशिश तो की है, मोमेंटम जो उसे मिला है उससे चल नहीं पाई क्योंकि उसको ओवरकम किसने कर लिया? Friction है. फ्रिक्शन फ्रिक्शन ने के इम्पल्स ने कर लिया। ये बात समझ सकते हो? Yes sir. फ्रिक्शन ने एक रिवर्स इम्पल्स इस डायरेक्शन में जनरेट किया हुआ। अच्छा, इसको ऐसे सोचना, चलो थोड़ी देर के लिए फिर फ्रिक्शन भूल जाते हैं। हम कहते हैं ये जो हमारी टेबल है, टेबल इज स्टैंडिंग अगेंस्ट अ वॉल, ये दीवार के अगेंस्ट खड़ी हुई है। पक्का? ओके सर। जंप लगाते ही क्या होगा? कैट के जंप लगाते ही क्या होगा? सर वो टेबल टेबल लेफ्ट मूव करने की कर कोशिश करेगी, लेकिन कर नहीं पाएगी। किसकी वजह से? वॉल की। वॉल ने ऐसा क्या लगाया होगा टेबल पे? नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन, है ना? यानी एक बहुत ही लार्ज नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग इन अ वेरी स्मॉल टाइम, यानी नॉर्मल रिएक्शन का इंपल्स लगाया होगा, ये कह सकते हैं। Yes sir. समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? तो अगर एक वॉल के अगेंस्ट खड़ी हुई टेबल से कैट जंप करती है तो उस केस में एक जोर से डप की आवाज आती है कि नहीं आती? जैसे कोई चीज किसी से टकराई हो। कौन किससे टकराया? Wall से टेबल. वॉल से टेबल टकराई। बात समझ गए कि नहीं? लॉजिक समझ में आया? Yes sir. ठीक है। अच्छा, अब गन के केस में ये वॉल वाला काम कौन करता है? हैंड। हैंड, है ना? जो जिस हाथ ने गन को पकड़ा हुआ है उसको ये रिकॉइल झेलना पड़ता है, ठीक है ना? अगर आपने बहुत फर्मली नहीं पकड़ा होगा गन को तो क्या होगा? वो गन हाथ से छूट जाएगी। हाँ, गन हाथ से छूट जाएगी, ठीक है ना? तो YouTube में जाके और आपको सिर्फ इतना लिखना है, डेजर्ट ईगल रिकॉइल। बस इतना लिखोगे तो बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे जिसमें लोगों ने डेजर्ट ईगल नाम की जो पिस्टल होती है, जो कि बहुत ही, मैंने कहा ना, वो 50 AE वाला कार्ट्रिज फायर करती है जो बहुत ही पावरफुल होता है, तो उसको लोग बहुत हल्के हाथ से पकड़ के अगर चला दें तो ये गन क्या होती है, रिकॉइल होने के बाद सीधे मुंह पे आके लगती है ना? तो इसको बहुत ध्यान से पकड़ना होता है, बहुत मजबूती से, 2 हाथ लगा के। ठीक है जी, चलो वापस से गन वाली बात पे आ जाते हैं हम। तो हमने ये गन और बुलेट सिस्टम ले लिया। इस बार मैं कोई गन वगैरह ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये लिख रहा हूँ कि ये तो गन है और ये क्या है? बुलेट है। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है ना? ठीक है सर। तो फायरिंग होने के बाद क्या होगा? देखो, बुलेट गई लेट से छोटा m छोटा u लेके, ये बात सही है ना? फायरिंग होने के बाद, और जो गन है, अकेली गन जो है, अब अकेली रह गई गन, तो इसका मास ले लेते हैं कैपिटल M और इसकी वेलोसिटी ले लेते हैं v। ये सही है ना? अच्छा, ये मोमेंटम थोड़ी देर के लिए इधर मान लें, चलेगा? ओके सर। ठीक है। तो अगर मैं ऐसे लिखूं mu प्लस mv इक्वल टू 0, तो गलत तो नहीं होगा? Yes sir. ठीक है। यहां से देखो v आएगा माइनस ऑफ स्मॉल mu अपॉन कैपिटल M। इसको हम वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल। नोट कर लो एक बार इसको। नोट कर लिया? यस सर। ठीक है। तो ये कई बार जब आपके सामने ये क्वेश्चन होगा कि वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल कैसे बतानी है, अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन लगे डायरेक्शन में, तो बाय डिफॉल्ट डायरेक्शंस को क्या मान लें? Plus. पॉजिटिव मान लें, जो आना होगा अपने आप आ जाएगा। ये बात समझ रहे हो? अच्छा, अगर मन में कोई डाउट नहीं है, आपको सब कुछ क्लियर है, तो जो सही डायरेक्शन है वो आप मान के कर सकते हो। अगर हमने सही डायरेक्शन माना होता तो हम कैसे लिखते हैं? हम कहते हैं कि गन का मोमेंटम है mu, सॉरी बुलेट का, गन इधर गई है उल्टे डायरेक्शन में, तो इसको मैं लिख दूं माइनस mv इक्वल टू 0। यहां से v जो आता मेरे पास वो mu बाय कैपिटल M आता। फर्क क्या है इसमें और उसमें? साइन का. साइन का फर्क है, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो सही साइन होना चाहिए था नेगेटिव, वो पहले से ले रखा है। Yes सही sir. है ना? अच्छा,
अब जो मैं जिस बात पे आपका ध्यान दिला रहा हूँ वो समझना, वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल में न्यूमरेटर में तो मोमेंटम लिखा हुआ है, किसका मोमेंटम है ये? बुलेट का। ठीक है, डिवाइडेड बाय गन का मास है, ये बात ठीक है ना? यस सर। सही है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल कितनी ज़्यादा होगी, ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना? कौन से दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है? एक तो ये डिपेंड कर रहा है स्मॉल m बाय कैपिटल M के रेशियो पे। ये बुलेट टू गन का मास का रेशियो है, बुलेट टू द गन, ये समझ रहे हो? और दूसरी चीज जिस पे डिपेंड कर रहा है वो है u, इसको हम कहते हैं मजल वेलोसिटी। क्या कहते हैं? मजल वेलोसिटी। वेलोसिटी, ठीक है ना? मजल वेलोसिटी मतलब वो वेलोसिटी जिससे बुलेट लीव्स द गन, ठीक है ना? तो अगर हम बहुत हाई मजल वेलोसिटी वाला कार्ट्रिज फायर करेंगे तो वी एक्सपेक्ट कैसा रिकॉइल आएगा? एज लार्ज रिकॉइल आएगा, ये बात ठीक है ना? अच्छा, फिर दूसरा फैक्टर देखते हैं, अगर हमारी बुलेट का मास कंपेयर्ड टू द मास ऑफ गन, है ना? मैं ये नहीं कह रहा हूं बुलेट का मास ज्यादा है गन से, मैं कह रहा हूं ये रेशियो जितना बड़ा होगा रिकॉइल उतना ज्यादा होगा। बात समझ रहे हो? यस सर। यस है सर। ना? जैसे मान लो कि हमारे पास लेट्स से, है ना, सेम कैलिबर की बुलेट्स हैं। कैलिबर समझते हो क्या होता है? वो जो गन को देखते हैं तो उसमें एक सामने मजल में होल दिखाई देता है जिससे बुलेट बाहर आती है, ये यस सर। इसके डायमीटर को कहते हैं बुलेट का कैलिबर, ठीक है ना? रफली समझ जाओगे अभी, है ना? तो लेट से हम सेम कैलिबर की बुलेट्स फायर कर रहे हैं, क्योंकि गन तो जितना डायमीटर होगा उतने ही कैलिबर की बुलेट फायर कर सकती है, तो ठीक है ना? लेकिन मान लो हमारे पास दो अलग अलग मटेरियल की बुलेट है। बुलेट किस मटेरियल की बनी होती है? मेटल। चलो एक मिनट सोचो जरा, है ना, एक मिनट होल्ड करना। सॉरी, हाँ, तो हाँ, बुलेट किसकी बनी होती है भाई? किसकी बनी होती है? अलॉय की। कौन सा एलॉय? एंटीमोनी मैंने गूगल किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो कॉमन, सबसे कॉमन बुलेट्स होती हैं वो लेड होती हैं, है ना? और कई बार क्या होता है, लेड के ऊपर एक कॉपर का जैकेट होता है, वो जो एंटीमनी एलॉय कह रहे हो, है ना, वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना? बट हम सिंपल टर्म्स में लेड विद अ कॉपर का जैकेट कहते हैं, यानी कवरिंग हो सकती है उसके ऊपर कॉपर की, बट जो इंटरनल मटेरियल होगा वो सॉफ्ट होना चाहिए, तो लेड होगा। तो अब हमारे पास मान लो दो तरह की बुलेट्स हैं, एक है जैकेटेड यानी जिसपे कॉपर है, और एक अनजैकेटेड जिसपे सिर्फ लेड है, ऊपर कॉपर की कवरिंग नहीं है। तो कौन हैवियर बुलेट होगी? कॉपर की With कवरिंग। कॉपर कॉपर की की। कवरिंग वाली है, बात ठीक है ना? तो वो जैकेटेड बुलेट जो होगी वो हैवियर होगी। तो इसका मतलब हम सेम कैलिबर की बुलेट फायर करें तो किस में ज्यादा रिकॉइल उम्मीद करेंगे हम लोग? with the copper one. विद द कॉपर। कॉपर, सही बात है ना, ये ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे हमारा ये कैलिबर बड़ा होता जाएगा, यानी कि हमें लार्जर बुलेट्स फायर करनी है ना, बड़ी 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 और बड़ी और बड़ी, वैसे वैसे गन हैवियर बनानी पड़ेगी कि नहीं? Yes sir. है ना? यस वरना सर। क्या हो जाएगा, उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है फिर ना? पिस्टल फट भी सकती है। चलो वो तो मटेरियल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, उस पर कमेंट अभी हम नहीं करते, बट मान लो, है ना, मतलब ये है कि वो मतलब फिजिकली केपेबल है टू फायर इट फ्रॉम द मजल, बट द प्रॉब्लम इज रिकॉइल इतना ज्यादा है कि हर बार देखो, रिकॉइल से गड़बड़ क्या होती है, आपका जो हाथ होगा वो हिलेगा, मानते हो इस बात को? यस सर। और जनरली जो गन्स होती हैं वो एक से ज्यादा राउंड कैरी करती हैं, यस सर। है ना? तो जो सेकंड या थर्ड या जो सब्सिक्वेंट शॉट्स फायर करोगे आप, तो हर बार आपको अपना हाथ वापस से निशाने पे लाना पड़ेगा, यस उसमें सर। टाइम ज़्यादा लगेगा, आपकी सर। एक्यूरेसी कम हो जाएगी, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, ठीक है ना? तो फिर यस कहने का सर। मतलब हुआ कि अगर आपको एक्यूरेट वेपन बनाना है तो जितना कैलिबर होगा उतना ही हैवी होना चाहिए, वो प्रोपोर्शनली हैवी होना चाहिए, ये बात ठीक है ना? यस सर।
ठीक है। अच्छा, वो तोप देखी है आपने, जो वो बड़ी बड़ी तोप लगी होती है जिनमें यस सर। मॉर्टर यस राउंड होता है, वो डालते हैं और वो उड़ के जाता है। वो कितनी हैवी होती है ना, यस सर। है ना? तो वो जितना बड़ा राउंड होगा उतनी बड़ी गन होनी चाहिए। तो रिकॉइल का Okay. कॉन्सेप्ट समझ गए सब लोग? यस सर। ठीक है। अच्छा, ये जो काम है कि रिकॉइल वेलोसिटी कैलकुलेट करना, ये बहुत ही सिंपल होता है ना? इसका एक वेरिएशन देख लो यहाँ पे। एक मैन वॉकिंग ऑन अ प्लैंक का एग्जांपल ले लेते हैं। एक मैन है स्मॉल एम मास का, एक प्लैंक है कैपिटल एम मास का। कैसी सरफेस पर रखा होना चाहिए मोमेंटम कंजर्व होने के लिए? फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, ठीक है ना? तो यहाँ पे स्मूथ सरफेस लिख देते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है? इफ द मैन स्टार्ट्स वॉकिंग टू द राइट with velocity u meter per second with respect to the plank, find the speed with which the plank recoils. इसको एज इट इज लिख लो, फिर हम इसको पहले डिस्कस भी कर लेते हैं, इसकी फिजिक्स क्या है और फिर उसको सॉल्व कैसे करना है वो देख लेंगे, ठीक है ना? एक बार फिगर अच्छे से देख लो। मैन ने राइट की तरफ चलना शुरू कर दिया। कितनी स्पीड से? u स्पीड से। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो u स्पीड विद रेस्पेक्ट टू क्या दी हुई है? प्लैंक दी हुई है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन लिख लिया सबने बेटा? यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना। कॉन्सेप्ट क्या है? ऑलवेज यूज वेलोसिटीज, वेलोसिटीज विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। यानी इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में ही आपको मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करना है। ऑलवेज यूज वेलोसिटीज विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, है ना? रिलेटिव फ्रेम में यूज नहीं करना है हमेशा। कौन से फ्रेम में यूज करना है? ग्राउंड के फ्रेम, ग्राउंड। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में यूज करना है ना? तो एक बात समझते हैं, है ना? मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। प्लैंक कहाँ जाएगा, गेस कर सकते हो? राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा? राइट। मैन जा रहा है इधर, नहीं, तो लेफ्ट। लेफ्ट जाएगा बेटा, ये ठीक है ना? तो कह दूं प्लैंक की वेलोसिटी v है, कह दूं? कुछ तो बोलो। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब मैन की वेलोसिटी प्लैंक के रिस्पेक्ट में v है, तो मैन की वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वो u से ज्यादा होनी चाहिए या u से कम होनी चाहिए? सोच समझ के बोलना, लॉजिक के साथ। सोच लो। ज्यादा। एक्चुअल वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए, सोच लो अच्छे से। मैन जा रहा है राइट में, प्लैंक जा रहा है लेफ्ट में। प्लैंक को लग रहा है कि मैन राइट में u स्पीड से जा रहा है। मैन की एक्चुअल वेलोसिटी u से बड़ी होनी चाहिए या u से छोटी होनी चाहिए? सोच समझ के बोलो भाई। सर ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, अब थोड़ा सा रिलेटिव मोशन को याद कर लेते हैं। सर नहीं, सर है ना? रिलेटिव कम हो मोशन गए। की याद में 2 मिनट का मौन रखते हैं। देखो, है ना? हमने लिखा एक आदमी जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, सामने से कोई आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। सामने से मान लो प्लैंक आ रहा है। प्लैंक को आदमी की स्पीड क्या लगेगी? 5 मीटर पर सेकंड। अरे यार, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि रिलेटिव मोशन की याद में 2 मिनट का मौन जरूरी है। 15 मीटर पर 15 सेकेंड। मीटर पर सेकंड लगेगी, है ना? ये बात अब याद कर लो। देखो मैं क्या कहूँ, मतलब ना, हमने बहुत पहले पढ़ा था रिलेटिव मोशन। तो 15 मीटर पर सेकंड लगेगा प्लैंक को कि आदमी सामने से आ रहा है। तो ये जो लगेगा वो तो u है।
लेकिन जो सच्चाई है वो 10 है। तो सच्चाई u से कम है कि ज़्यादा है? कम। कम है, कम है, कम है। मैं यहाँ एक्चुअल वेलोसिटी u माइनस वी लिख दूँ, चलेगा बेटा? यस सर, समझ गया। ये ना अच्छी तरह से लॉजिक अपने दिमाग में बिठा लो, भले 1 मिनट लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट हो तो फिर से पूछ लो, लेकिन बात क्लियर हो जानी चाहिए। देखो यस सर, समझ आ गया। आ गया बिल्कुल समझ में। यस सर। अच्छा, यहाँ देखना, हमने प्लैंक की वेलोसिटी ऑलरेडी लेफ्ट की तरफ ले ली है। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैन का मोमेंटम कितना है? m u माइनस वी। गलत तो नहीं लिखा मैंने? नहीं सर। प्लैंक का मोमेंटम कितना लिखूं? प्लैंक का मास कैपिटल M है, कैपिटल M v प्लस लिखूं कि माइनस लिखूं? इधर जा रहा है माइनस। 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 इक्वल टू 0 लिख दूं, चलेगा? ठीक है। यस सर। अच्छा, अब एक काम करो, v के लिए सॉल्व करके बता दो कितना आ रहा है। v के लिए सॉल्व करके बता दो। mu upon m plus m। mu अपॉन m प्लस m, बिल्कुल सही है। mu अपॉन m प्लस m, ठीक है। यस सर। यस सर। एकदम क्लियर हो गई बात? यस सर। ठीक है। अच्छा, तो एक तो ये सिंपल तरीका होता है जिसमें हम मैथमेटिकल इक्वेशन लिख देते हैं, जो आंसर आना होता है आ जाता है। ये लिखने का तरीका समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। यस सर। एक और मेथड है इसको सॉल्व करने का, मेथड 2, सेकंड मेथड जो है हमारा, इसको समझ लेते हैं। इस मेथड को हम लोग कहते हैं जो चला गया उसे भूल जाओ, देखे क्या गया याद रखो। क्या कहते हैं? जो चला गया उसे भूल जाओ, भूल जाओ, याद क्या रखो? जो देख ही गया है। देखे क्या गया, देखे क्या गया। ठीक है ना? वैसे तो लाइफ में भी ये बहुत यूजफुल रूल हो सकता है, बट एनीवेज वो सब्जेक्टिव है। लेकिन हमारा मेथड का नाम है जो चला गया उसे भूल जाओ, देखे क्या गया याद रखो। तो अब एक बात समझो आप, हम बिल्कुल वो गन वाला एग्जाम्पल लेते हैं। पहले गन और बुलेट साथ में थे, ये गन थी और साथ में एक बुलेट थी, है ना? अच्छा, अब बुलेट सिस्टम से चली गई, बुलेट चली गई, क्या लेकर गई? मोमेंटम। मोमेंटम। इतना ही मोमेंटम देकर चली गई कि नहीं देकर चली गई? है ना? तो बुलेट को तो हम भूल गए, बुलेट तो अब कोई नाता रिश्ता रहा ही नहीं हमारा, बुलेट तो चली गई, हम उसे भूल गए। बुलेट देकर क्या गई? इस डायरेक्शन में क्या दे गई? mu। mu। पक्की बात? सही है ना? यस सर। ठीक है जी। अच्छा, अब ये बात समझो कि जो देकर गई है वो अब किसकी प्रॉपर्टी हो गई है? जो mu मोमेंटम है किसकी प्रॉपर्टी है? गन की, गन की। है ना? तो हम कहते हैं गन का मास है m, उसकी वेलोसिटी है v। तो ये जो mv है ये न्यूमेरिकली किसके इक्वल होना चाहिए? स्मॉल mu। स्मॉल mu के वापस से वही आंसर आ जाएगा जो पहले था। यस सर। ठीक है, तो ये जो चला गया उसे भूल जाओ वाली बात समझ में आ रही है? प्लैंक वाले केस में मैन चला गया इस तरफ, क्या लेकर गया? इतना मोमेंटम, देखो ये मोमेंटम, है ना? तो हम चाहते तो इस तरीके से लिख सकते थे ना कि m टाइम्स u माइनस वी का मोमेंटम किसे मिला है? किसे मिला है? mv को। mv को, बस ऐसे करके लिख देंगे। इसको नोट कर लो एक बार, है ना? इसका और अच्छा एग्जांपल देता हूं फिर मैं ना, इसको अच्छे से नोट कर लो एक बार।
नोट कर लिया भी सबने? यस सर। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इस बार प्लैंक है, 2 आदमी हैं। ठीक है, इसको ड्रॉ करो एक बार। कर लिया सर। कर लिया। अच्छा, अब कहानी क्या है, ये कूदेगा इधर पहले, फिर ये कूदेगा इधर। नोट करो जरा इसको। सर दोनों एक साथ ही कूद रहे हैं ना? ना ना, एक साथ नहीं है, ये 1 बाय 1। पहले राइट पहले वाला राइट में, फिर first- लेफ्ट वाला लेफ्ट में, है ना। इसको 1 कह देते हैं, इसे 2 कह देते हैं। पहले 1 वाला राइट में कूदेगा, फिर 2 वाला लेफ्ट में कूदेगा। ठीक है सर। ठीक है ना, रुको। लिख लिया भाई सबने? यस सर, पहले राइट वाला फिर लेफ्ट वाला। राइट वाला राइट में, लेफ्ट वाला लेफ्ट में, है ना। और यस यहाँ पे सर। कंडीशन है, वो लिख लेते हैं, ठीक है ना। लिखो, समझा मैं दूंगा ना, बस आप एज इट इज लिख लो उसको। कंडीशन है, द वेलोसिटी ऑफ द जंप, the velocity of the jump is u with respect to the plank just before the jump। इसका मीनिंग क्या है मैं समझा देता हूं। और कुल मिला के हमें प्लैंक की फाइनल स्पीड जो है वो बतानी है। प्लैंक की फाइनल स्पीड हमें बतानी है। ठीक है, तो ये u विद रिस्पेक्ट टू द प्लैंक जस्ट बिफोर द जंप का मीनिंग क्या है वो समझते हैं। तो हम लिखते हैं फर्स्ट जंप। ठीक है ना, और रूल क्या यूज कर रहे हैं, जो चला गया उसे भूल जाओ। ये गया, किधर गया भाई बताओ? राइट राइट में। राइट में गया। क्या लेकर गया बेटा, ये बता दो। MU नहीं, MU, हाँ बिल्कुल सही। देखो, लेकिन हम U नहीं लेंगे ना। क्या कह रहे हो बेटा? हम लोग U नहीं लेंगे ना। मैं वही कह रहा हूँ, समझो तो। इसके कूदने से जस्ट पहले प्लैंक की स्पीड कितनी है बेटा? 0। 0 है, तो इसकी एक्चुअल स्पीड भी u ही हुई, ऐसा मान सकते हैं कि नहीं? देखो कंडीशन क्या लिखी हुई है, जस्ट बिफोर द जंप, है ना। तो ये क्या लेकर गया इधर बताओ, इधर क्या लेकर गया? MU। तो ये जो रिमेनिंग सिस्टम है हमारा, एक आदमी एक प्लैंक, इसको यही MU इस तरफ दे गया कि नहीं दे गया? यस सर। अच्छा, इस रिमेनिंग सिस्टम की स्पीड को v1 कह दूं चलेगा? स्पीड आफ्टर द फर्स्ट जंप कह दूं चलेगा? यस सर। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, m प्लस mv1 न्यूमेरिकली किसके इक्वल होना चाहिए? स्मॉल mu के। Yes, sir. पक्की बात, यहां से v1 आ जाएगा, जब चाहिए होगा यूज कर लेंगे, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, एक पॉइंट और नोट करना, अब हमारा सिस्टम चलता हुआ है, रुका हुआ नहीं है। कितनी स्पीड से चल रहा है बेटा? V1। v1 से, विद हाउ मच मोमेंटम? MU। स्मॉल mu। हाँ, स्मॉल mu विच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू m प्लस mv1। ये सही है कि नहीं है? यस सर। है ना। तो चाहे तो आप ये कहो, चाहे आप ये कहो, आएगा तो mu के बराबर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं mu की वैल्यू 10 है, तो 10 के मोमेंटम से सिस्टम इधर जा रहा है, ऐसा कह सकते हैं। यस सर। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड जंप की। सेकंड जंप, अच्छा सेकंड जंप के बाद ये पर्सन किधर कूदा बेटा? ये लेफ्ट। लेफ्ट। तो जो मोमेंटम देकर गया वो किधर देकर गया? लेफ्ट।
नहीं बेटा, कूदा तो लेफ्ट है, जो मोमेंटम Right. देकर जाएगा वो तो राइट देकर Right. जाएगा ना, पक्की बात। Yes, sir. Yes, sir. तो एक काम कर लेते हैं, पहले कितनी स्पीड से कूदा वो इंश्योर कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये जिस गाड़ी से कूदा है, गाड़ी मतलब प्लैंक कह रहा हूँ मैं, ठीक है ना, जिस गाड़ी से ये कूदा है वो गाड़ी ऑलरेडी आगे जा रही है, यस सर। और उसके रेस्पेक्ट में ये यू से कूदा है, तो इसकी एक्चुअल स्पीड यू से ज्यादा होगी या कम होगी, बहुत सोच समझ के जवाब देना। क्वेश्चन रिपीट करूं? यस सर, एक बार। जिस गाड़ी से ये कूदा है वो ऑलरेडी लेफ्ट की तरफ जा रही है, ये लेफ्ट की ही तरफ कूदा है विद स्पीड u विद रिस्पेक्ट टू द गाड़ी, तो इसकी एक्चुअल स्पीड गाड़ी से ज्यादा है या कम है कि आगे कूद पाए? ज्यादा। ज्यादा। ज्यादा है तभी ज्यादा। कूद पाएगा ना भाई। अगर ये हाँ सर। v1 से भी कूदने की कोशिश करेगा तो सीधा नीचे गिरेगा, ठीक है ना। तो इसको u से तो ज्यादा ही कूदना पड़ेगा इसे, तो इसका जो कूदा है इधर कितने से कूदा है, m टाइम्स u प्लस v1 से, ये मानते हो? सोच लो, कूदने से जस्ट पहले प्लैंक की स्पीड v1 थी, हमने कहा है u विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक जस्ट बिफोर द जंप, तो इसकी एक्चुअल स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये होनी चाहिए कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, तो ये जो मोमेंटम देकर गया वो किधर देके गया बेटा? Left. Right. Right. राइट की तरफ। ओरिजिनल मोमेंटम किस तरफ था सिस्टम का? Left. लेफ्ट। अगर राइट लेफ्ट दोनों है तो किसी एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव बोलना पड़ेगा। यस सर। किसे पॉजिटिव बोलना चाहते हो आप? Right. लेफ्ट। राइट। एक सोच, Right. कोई भी राइट सोच लेते हैं, ठीक है। राइट। तो जो मोमेंटम इसे मिला है राइट की तरफ, इस तरफ, वो है m टाइम्स u प्लस वी1, तो मैं इसको पॉजिटिव लिख देता हूँ, m u प्लस वी1 को पॉजिटिव लिख देता हूँ। इसमें पहले से सिस्टम के पास कितना मोमेंटम था, पहले से mu टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना। अब ये मोमेंटम कौन पोजेस कर रहा है, ये किसकी प्रॉपर्टी है? एम की। अकेले प्लैंक की। कितनी स्पीड Yes, sir. से? v2 से। V2 से। पक्की बात। यस सर। बहुत अच्छे से एक बार इक्वेशन देख लो, नहीं समझ में आया तो मैं फिर से पूरा समझा देता हूँ। नहीं सर, समझ आ गया। सोच लो, एक एक स्टेप देख Sir, लो। last बार बता दो बस. कहाँ से बेटा? ये जो सेकंड जंप से हाँ. है ना, देखो हमने कहा ना, जो जो चला जाता है उसको तो हम भूल जाते हैं, वो देकर क्या गया वो याद रखते हैं, पक्की बात। हाँ तो सर. ये चला गया, हम इसे भूल गए, ये देकर क्या गया हमें, ये हमें क्या देकर गया बेटा? सर राइट की मोमेंटम बोलो, मोमेंटम, चैप्टर का ही नाम मोमेंटम है बेटा, मोमेंटम. ओके. है ना। तो ये हमें क्या देकर गया, मोमेंटम, कितना, इतना। ये u प्लस वी1 कैसे आया था, ये लॉजिक तो क्लियर हो गया था आपको? हाँ सर. ठीक है, तो इतना मोमेंटम ये हमें राइट की तरफ दे गया, हम यानी जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम के पास ऑलरेडी एक मोमेंटम था टुवर्ड्स लेफ्ट, कितना था बेटा? ये वाला था। यस सर. ठीक है, तो अब मिला है नया इतना, पहले से है इतना, यहाँ माइनस क्यों लगाया बेटा, ये बता दो। ऑपोजिट है. ऑपोजिट है, ये राइट है ये लेफ्ट है ना। अच्छा, इक्वल टू m लिख दिया हमने, यानी अब हम कह रहे हैं दिस मोमेंटम इज हेल्ड बाय कैपिटल M अलोन विद अ स्पीड v2, सही है। यस सर. अच्छा, जल्दी से v2 बताओ कितना आ रहा है। देखो यहाँ से mu कटता हुआ दिख रहा है आपको, तो v2 आ रहा है m v1 अपॉन कैपिटल M, ये सही है। बोलो, कुछ तो बोलो। यस सर। अच्छा, v1 की वैल्यू फिर से पुट कर दूं इसमें, देखो v1 हमारे पास यहाँ से आ गया था mu अपॉन m प्लस m, ये आ जाएगा m स्क्वायर u अपॉन m प्लस n। एक बार चेक कर लेना, देखो यस सर. सही है बात। ओके सर, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दो। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, देखो आ रहा है, यही आंसर आ रहा है। यस सर, ठीक है। अच्छा, जो आंसर आया है वो पॉजिटिव आया है। यस सर। इसका मतलब प्लैंक फाइनली किस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट या लेफ्ट? राइट। राइट जा रहा है। क्लियर हो गई बात? यस सर। ठीक है, ऐसे खेल खेल सकते हैं अगर खेलने को आए तो।
यस एक और ऐसा खेल खेल लें, यस सर। नोट कर लिया है सबने? यस सर। ठीक है, चलो एक और देखते हैं इस तरह का क्वेश्चन। लेट्स से इस बार हमने कहा हमारे पास क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, एक गन है, उसके अंदर बहुत सारी बुलेट्स हैं, जो कंबाइंड मास है, कंबाइंड मास वो है 50 m, ईच बुलेट इज ऑफ मास m। इस स्टेटमेंट को पढ़ लो, है ना, इसको एक बार समझ लेते हैं क्या क्या इसका मीनिंग हो सकता है। टोटल सिस्टम का कंबाइंड मास कितना है? 50 m, ठीक है। तो अगर 10 बुलेट हैं तो बुलेट्स तो हो गई 10 m मास की, बाकी गन कितने की हो गई? 40 m मास की। ये बात समझ गए कि नहीं? सही है ना? अच्छा मान लो हो सकता है 2 ही बुलेट हो उसमें, तो बुलेट हो गई 40 और बाकी का 48 m गन हो गई। कोई टेंशन? यस नहीं सर। फिर लिखा हुआ है ईच बुलेट व्हेन फायर्ड leaves the gun with a velocity u with respect to the gun just before firing। ये सेम उस आदमी की तरह हो गया जो कूद के जा रहा था, सोच लो अच्छी तरह, है ना? सेम वही वाली कंडीशन है, जस्ट बिफोर द जंप वाली जो कंडीशन थी वो जस्ट बिफोर फायरिंग में लिख दी है। लिख लिया यहां तक? एक सेकंड सर, हो गया। With respect to with respect to the gun just before firing। ओके सर। ठीक है ना? यस सर, हो गया। क्वेश्चन अब क्या है? फाइंड द स्पीड ऑफ द गन, द स्पीड ऑफ द गन after the second bullet is fired, after the second bullet is fired। करें सॉल्व? सर आप और एक बार मतलब बता दीजिए कि जस्ट बिफोर फायरिंग। जस्ट बिफोर फायरिंग का मतलब समझो ना, जैसे अब वो जैसे जैसे हम सॉल्व करते जाते हैं ना वैसे वैसे आपको इसका मतलब क्लियर होता जाएगा। देखो मैं पहले फर्स्ट फायरिंग की इक्वेशन लिखता हूँ। पहली बुलेट फायर होने से पहले गन की स्पीड क्या है बेटा? 0। तो जो पहली बुलेट फायर होगी उसकी एक्चुअल स्पीड भी u होगी और गन के रेस्पेक्ट में भी स्पीड u होगी। बहुत इजी है। यस सर। पक्का? यस सर। अच्छा तो जो हम ये कह रहे हैं जो चला गया उसे भूल जाओ वाले कॉन्सेप्ट से, बुलेट क्या लेकर गई? बुलेट क्या लेकर गई? कितना मोमेंटम लेकर गई बेटा? mu। इतना ही मोमेंटम किसे देकर चली गई? mu इस डायरेक्शन में किसे देकर गई? यहाँ क्या लिखूं? कैपिटल एम? नहीं बेटा, 49 49m ये लिखेंगे ना। ओके ओके ओके। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ 49mv1 इज इक्वल टू mu? यस सर। व्हाट इज v1? अब मुझे बता दो v1 क्या है? गन की स्पीड आफ्टर द फर्स्ट फायरिंग, यही है कि नहीं है? u/49। वो ठीक है, वो मतलब अपनी जगह है, मैं जो कह रहा हूँ बात समझो। अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना सा होता फाइंड द स्पीड ऑफ द गन आफ्टर द फर्स्ट बुलेट इज फायर्ड, तो ये क्वेश्चन से हमारा आंसर आ गया होता। यस सर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई सॉल्व करने में? हाँ सर। ठीक है, अब जो कंडीशन है वो समझते हैं। अब हमारे पास एक 49m मास का सिस्टम है जो कितना मोमेंटम लेकर चल रहा है बेटा?
कितना मोमेंटम लेकर चल रहा है सिस्टम? MU. MU टुवर्ड्स लेफ्ट, ये मानते हो? Yes, sir. इस सिस्टम में से एक बुलेट छोड़ के जाना चाह रही है, जाने दो उसे, जाने वाले को भूल जाते हैं। ये बुलेट यहां से चली गई छोड़ के, लेकिन ये बुलेट इस बार कितनी स्पीड से गई होगी ये बता दो मुझे। अच्छा इधर थोड़ी गई है बुलेट, तो इधर गई है ना, बुलेट तो इधर फायर हुई, राइट गई है। हाँ इधर गई है बेटा। हाँ तो ये कितनी स्पीड से गई होगी ये बता दो। ये जा रहा है इधर V1 से, हमारा सिस्टम जा रहा था V1 से, तो यहाँ क्या तो लिखो? राइट क्यों गई है? नहीं, बुलेट तो हर बार एक ही डायरेक्शन में फायर हो रही है ना बेटा, एक ही तरफ। ओके वो सर. पहले भी इधर फायर हुई थी, अभी भी इधर फायर होगी, है ना। यहाँ पे ऐसे करते हैं ना, इस तरह से बना देते हैं, ये हमारी बुलेट का फायर होने का डायरेक्शन है, ये हो गया ऐसे, ठीक है ना। तो ये इधर भी बना देते हैं ऐसे, ये बुलेट हमारी इधर फायर हो रही है। हाँ तो बुलेट क्या लेकर गई इस बार, मोमेंटम बताओ कितना लेकर गई। मैं यहाँ क्या लिखूँ, m टाइम्स u प्लस V1 या माइनस V1, बस इतना बता दो। ये इधर जा रहा है सिस्टम, उसके रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड u है, तो यहाँ क्या लिखूँ, प्लस V1 या माइनस V1? प्लस. सोच लो। ये वो प्लैंक वाला एग्जांपल हो गया ना, माइनस। जाते हुए के रेस्पेक्ट में आपकी स्पीड इतनी है, तो आपकी एक्चुअल स्पीड तो ये होनी चाहिए ना। डाउट है तो क्लियर कर लो। नो सर, सबको ठीक है। अच्छा तो इस बार इतना मोमेंटम ये बुलेट देकर गई होगी, मानते हो? कितना, m u माइनस V1 टुवर्ड्स राइट, इतना मोमेंटम देकर, टुवर्ड्स लेफ्ट, इतना मोमेंटम देकर गई होगी, बोलो हाँ। यस सर. ठीक है, और पहले से जो मोमेंटम था वो ऑलरेडी टुवर्ड्स लेफ्ट था, तो प्लस लिखा है, गलत तो नहीं लिखा? यस सर. ये मोमेंटम किसकी प्रॉपर्टी एक बार बता दो? 48M. 48m V2, सही है, यस सर. समझ गए? थोड़ा थोड़ा, पूरा पूरा, 10%, 20%? सोच लो। सर जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था, तो उसमें प्लैंक कौन से वेट मूव का मतलब कर रहा, राइट की लेफ्ट? देखो जब ये वाला पर्सन कूदा बेटा तो प्लैंक लेफ्ट गया, उसमें तो कोई शक ही नहीं था। हाँ सर. उसके बाद ये पर्सन इधर कूदा तो मोमेंटम इधर वाला देकर गया, हाँ सर. तो फिर हमारे दिमाग में कंफ्यूजन आया कि अब एक मोमेंटम पहले से इधर है और ये जो मोमेंटम मिला है वो इधर मिला है, तो अब जो फाइनल डायरेक्शन आया हमारा वो राइट की तरफ आया। सर राइट क्यों हुआ? देखो हमने तो राइट को पॉजिटिव मान के सॉल्व किया था ना यहाँ पे। सर बेटा सर, हाँ, लेकिन अगर राइट को पॉजिटिव लिया भी था तो इसके प्रीवियस वाले में, और प्रीवियस, हाँ सर, इसके प्रीवियस वाले में तो आंसर था आया इन प्लस ओनली, लेकिन प्लैंक तो लेफ्ट था मूव करा ना। नहीं नहीं मेरी बात समझो, वहां पे तो हमने ऑलरेडी डायरेक्शन मान लिया अपनी तरफ से। हाँ तो यहाँ भी माना था। नहीं यहाँ कैसे माना, यहाँ तो हमें डायरेक्शन पता ही नहीं था। चलो मैं समझाता हूँ। यहाँ पे आपको पता है मैन राइट जा रहा है, तो हमने देखो उसका मोमेंटम पॉजिटिव लिखा, ये मानते हो? यस सर. ठीक है ना। अच्छा जो मेथड 2 से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, अगर वही मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ, मैन लेकर क्या गया, राइट की तरफ मोमेंटम इतना, यस सर. तो वही मोमेंटम इसको लेफ्ट में दे गया। यस सर. जब दोनों को इक्वेट करूंगा तो ये आंसर आएगा। मैं v के साथ तो माइनस साइन पहले ही लगा चुका हूँ यहाँ पे। यस अब तो जो मिला वो v की वैल्यू है, ये मानते हो? यस सर. अच्छा तो इससे तो कोई लेना देना नहीं, यहाँ जरूर है। यहाँ पे हमने कहा कि पहले जंप के बाद mu नाम का मोमेंटम लेफ्ट की तरफ सिस्टम को मिल गया, उसमें तो कोई टेंशन नहीं हुई हमें। नो सर. लेकिन सेकंड पर्सन के जंप करने के बाद जो मोमेंटम मिला वो राइट की तरफ मिला। यस सर. इसको ऐसे सोचो कि आपके पास पहले से 10 रुपए थे,
किसी ने आपको -20 दे दिए, टोटल कितने हो गए आपके पास अब? -10. -10. तो इस वाला सॉरी कि जो 10-20 वाला एग्जांपल है वहां तो हमें पता है कि 20 10 से ज्यादा है, तो माइनस प्लस हम डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ जो ये मैन देकर गया है, सेकंड जंप जो देकर गया है, वो इतना मोमेंटम देकर गया है, कितना? mu प्लस v1 राइट की तरफ। Yes, sir. पहले से जो मोमेंटम वो है इतना लेफ्ट की तरफ, तो हमें ये पता नहीं है कि कौन पॉजिटिव है, कौन ज्यादा है, कौन कम है, तो हमने अज्यूम कर लिया कि राइट को पॉजिटिव मान लेते हैं। देखो यहाँ मैंने कोई साइन नहीं लगाया, यानी पॉजिटिव माना है। Yes, sir. उसके बाद एग्जिस्टिंग मोमेंटम को मैंने उसमें ऐड कर दिया विद नेगेटिव साइन, क्योंकि वो लेफ्ट की तरफ है। ठीक है सर। और फाइनल मोमेंटम को कह दिया mv2। अगर v2 पॉजिटिव आता है तो मेरी वेलोसिटी राइट की तरफ मानी जाएगी, यस सर। नेगेटिव आता तो लेफ्ट की तरफ मानी जाती, और जीरो आता तो हम कहते हैं प्लैंक रुक गया है। यस सर, गॉट इट। बस वही हुआ है, देखो है ना। थैंक यहाँ आ यू। जाए वापस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो सारी बुलेट्स एक ही तरफ फायर हो रही हैं, तो हर बार बुलेट जब भी मोमेंटम देकर जाएगी तो बेटा किस डायरेक्शन में देकर जाएगी? राइट। नहीं, देकर तो लेफ्ट की तरफ जाएगी। अच्छा, ओके। है ना। तो देखो जो पहली बुलेट ने मोमेंटम दिया गन को, वो mu का दिया, हमने उसको रख लिया। अब ये प्रॉपर्टी हो गई गन की, सही है? ये बात समझ रहे हो? यस सर। सेकंड बुलेट ने इतना मोमेंटम दिया, यही लेफ्ट की तरफ दिया, वो भी हमने ऐड कर दिया। और इस टोटल मोमेंटम को किसने अब पोजेस कर रखा है? 48 m ने v2 स्पीड के साथ। यस सर। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो मुझे थर्ड फायरिंग की इक्वेशन लिखवा सकते हो। थर्ड बुलेट जब फायर होगी तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? ऐसे ही एक बार ट्राई कर लो, अगर बात समझ में आई है तो। थर्ड बुलेट जब फायर होगी तो क्या लेकर जाएगी? ट्राई करो। थर्ड बुलेट किसके रेस्पेक्ट में फायर होगी? थर्ड बुलेट किसके रेस्पेक्ट में फायर होगी? अरे गायब हो गए सर। सेकंड बुलेट। सेकंड, हाँ सेकंड स्पीड से चलती हुई गन के रेस्पेक्ट में, ये मानते हो ना? यस सर। तो थर्ड बुलेट कितना मोमेंटम लेकर जाएगी, एक बार लिखवा दो मुझे। यहाँ सेकंड बुलेट लिख देता हूँ, यहाँ थर्ड बुलेट लिख देता हूँ। यहाँ क्या लिखूं? m टाइम्स क्या लिखूं? u माइनस अरे u माइनस u माइनस v2, ठीक है ना। तो इतना ही मोमेंटम लेफ्ट की तरफ देकर चली जाएगी। पहले से इतना मोमेंटम है, अब हमारे पास इतना मोमेंटम है ना पहले से। तो अब क्या लिखूंगा मैं? mu माइनस वी वन प्लस mu प्लस mu माइनस v2, और ये अब किसकी प्रॉपर्टी है? v3। v3। कुछ समझ पाए? चलो मैं कह रहा हूं, मान लो इक्वेशन बनाना हमें बिल्कुल ही नहीं आया, क्या हम कॉन्सेप्चुअली ये बात समझ सकते हैं कि व्हेनेवर एक कंस्टिट्यूएंट समझते हो? सिस्टम का एक पार्टनर, जब भी सिस्टम का एक पार्टनर सिस्टम से बाहर चले जाता है तो जितना मोमेंटम वो लेकर गया उसका ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंटम देकर जाता है कि नहीं? यस सर। तो वो जो रेसिडुअल मोमेंटम जिसे हम कहते हैं, रेसिडुअल मोमेंटम समझ सकते हो, जो मिला है ना, उसके भाग जाने से मिला है, वो किसकी प्रॉपर्टी हो जाता है? बचे हुए सिस्टम की प्रॉपर्टी हो जाता है। मानते हो? यस सर। इसको ऐसे सोच लो, दो पार्टनर्स हैं ए और बी। इन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं मिलके।
ठीक है जी, कुछ तो बोलो। यस सर। मान लेते हैं इनके पास 100 रुपए इकट्ठे थे, दोनों की मिली जुली प्रॉपर्टी थी 100 रुपए जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। यस सर। ठीक है, एक रात जो ये बी है इसके मन में चोर आया। आदमी के मन में चोर आता है, फिर वो क्या करता है? लूट के चले जाता है, भाग जाता है वो, है ना? कुछ लेके। हाँ, कुछ लेके भाग जाता है। तो अब इसने बदमाशी क्या की, इसने कंपनी के नाम पे मार्केट से 200 रुपए उठा लिए। किसने? बी ने। कंपनी के नाम पे मार्केट से 200 रुपए उठा लिए कि भाई कंपनी के खाते में चढ़ा देना। करते ना लोग ऐसे कि भाई कंपनी के नाम लिख देना, चाय पी ली, पैसे नहीं दिए। ओके सर। 200 रुपए इसने मार्केट से उठा लिए कंपनी के नाम पे, भाग गया अब ये लेके। कितना लेके भागा? 200 रुपये। प्लस 200 देकर के आ गया कंपनी को। शून्य। अरे -200 क्या होता है? -200। ये उधार कौन चुकाएगा अब? कंपनी। कंपनी चुकाएगी। बस समझ रहे हो कि नहीं? ये तो भाग गया लेके, कंपनी के नाम पे उठाया ना इसने पैसा। यस सर। अब कंपनी की हालत बताओ क्या है। कंपनी के पास पहले से क्या था? 100। 100 रुपये। ये मिला क्या इसे? इसके भागने से क्या मिला? -200। तो इस वक्त कंपनी की वैल्यू कितने की है? -100। -100। 100 रुपए उधार में चल रही है कंपनी। पक्की बात यस है ना? अब कंपनी के केस में तो क्या होता है, नुकसान ही नुकसान है भागने का, ठीक है ना? लेकिन जो मोमेंटम का केस है उसमें हम नुकसान नहीं कहते हैं, हम उसे कहते हैं कि इससे जाने से जो राइट में गया है लेकर, वो लेफ्ट में देकर गया है। सही बात है कि नहीं? यस सर। बस लेफ्ट राइट के लिए साइन हमने यूज कर लिए हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? तो अभी जैसे मान लो कि हमने कहा हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें एक ए है और एक बी है। ए ने कहा मैं छलांग लगाऊंगा, कितने से? mb × v1 से। ठीक है, तो ये जो छलांग लगी इससे मोमेंटम लेकर अलग हो गया है। तो इतना ही मोमेंटम ही सिस्टम को दे गया। किस डायरेक्शन में? लेफ्ट। अब सिस्टम में अकेला ma है और उसके पास मोमेंटम इस तरफ है mb v1। तो ma की स्पीड बतानी हो तो इक्वेशन ये नहीं है ma × va = mb × v1? यस सर। ऐसे ही सॉल्व करते हैं। देखो आ रही है बात समझ में? यस तो ऐसे यस सर। बनाते हैं। तो ये इक्वेशन मैं इसके कुछ एग्जांपल्स भेजता हूँ आपको, है ना? तो बैठ के सिर्फ इक्वेशन बनाने की प्रैक्टिस करो कि आपको ये जो बेसिक फिजिक्स है ना ऑफ अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जितना अच्छा ये समझ में आ जाएगा, इवन द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस जो होंगे वो आपसे सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो। मन में डाउट्स ले आओ, है ना? एक लिस्ट बना लो डाउट्स की कि भाई ये वाली बात मैं अटक जाता हूँ मैं, है ना? ये मुझे समझ नहीं आई, तो वो हम वापस डिस्कस कर लेंगे। ओके सर। ठीक है जी, तो अभी के लिए तो इसको करते हैं बंद दुकान को, है ना? इसको रिवाइज कर लेना एक बार। ओके सर। चलो जी, थैंक यू। So थैंक यू सर। Thank you, sir.